नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा है गरम में आपका स्वागत है। आज मुद्दा है गरम में बात करेंगे हम जयपुर की शहरी सरकार के बजट को लेकर। जी हां, जयपुर के महापौर अशोक लाहोटी ने 1716 करोड़ का बजट पास किया है और ये बजट पिछले बजट से लगभग 363 करोड़ 39 लाख रुपए ज़्यादा है। माना यह जा रहा है कि यह बजट जयपुर का कायाकल्प करने वाला होगा। इस विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है बीजेपी की पार्षद राखी राठौड़, जो पिछली बार वित्त समिति की चेयरमैन भी थी। राखी जी, क्या लगता है जो बजट पेश किया है लाहोटी जी ने, इस बजट से जयपुर का कायाकल्प हो सकेगा? जयपुर की जो सफाई व्यवस्था जो अहम मुद्दा मानी जा रही थी और सबसे बड़ा मुद्दा भी मानी जा रही थी, क्या लगता है इस बजट में उस सफाई व्यवस्था के लिए कुछ किया गया है जिससे आने वाले समय में जयपुर क्लीन ग्रीन जयपुर हो सकेगा? राखी जी। नीरज जी, देखिए अभी जो बजट पेश किया गया है, मैं कहूँ अगर तो एक अलग बजट यहाँ की बार यहाँ पर आया, क्योंकि इसमें मुख्य मुद्दा जो है वो सफाई से रिलेटेड था। मैं मानूँ अगर तो जयपुर शहर में सबसे बड़ा जो काम अभी पेंडिंग है वो काम सफाई संबंधी है। सफाई की ज़रूरत सबसे ज़्यादा लोगों को लगती है कि सफाई अगर हो तो जयपुर शहर में सबसे ज़्यादा जो रिलीफ है वो आम लोगों को मिलेगा। खास बात इसमें ये रही कि इसमें अब की बार हर वार्ड के अंदर एक यूनिट का 24 घंटे खड़ा होना, जिससे जितने भी डिपोज हैं उनको साफ करवाना। मुख्य तौर पे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी वार्ड के अंदर एक इंडिपेंडेंट यूनिट ही रही हो। यूनिट के साथ साथ 24 घंटे तक वो यूनिट वहां पर तैनात रहेगी, जिससे जहां पर भी कचरा नजर आए उस कचरे को हम तुरंत वहां से हटा सकें। साथ ही हर वार्ड के अंदर एक ट्रांसफर स्टेशन की भी स्थापना की जाएगी, जिससे कि सारा कचरा एक जगह एकत्रित होकर के एक साथ जा सके। जितने भी वार्ड के अंदर डिपोज हैं उनको पक्का कराया जाएगा, जिससे कचरे को उठाते वक्त जो खड्डा हो जाता है या कुछ कचरा रह जाता है वो भी समस्या दूर हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि इन तीनों जो प्रयास रहेंगे नगर निगम के, उससे आगे आने वाले समय में जयपुर शहर आपको बहुत 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 साफ नजर आएगा। और जो परिकल्पना हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी ने की है, उस परिकल्पना के साथ जयपुर शहर आगे बढ़ेगा। राखी जी, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की बात की गई थी। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन पिछले लंबे समय से निगम में इस बात का मुद्दा बनता है, हर बार बजट में भी आता है। क्या इस बार ये जो है परवान छट पाएगा? क्योंकि अभी तक ये परवान नहीं छट पाया है। जिस तरह की आपने कही वार्ड वाइज इस बार ये अच्छा डिसीजन है, पहली बार बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। लेकिन इस बजट में अभी तक ये नहीं दिखाया गया है कि इसमें नए कर्मचारी कितने लिए जाएंगे, क्या ठेके पे से काम कराया जाएगा, क्या किसी एजेंसी को दिया जाएगा, या जो पुराने स्टाफ है उसी से इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। इन बातों का कहीं इसमें हवाला नहीं है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन को लेकर आप क्या सोचती हैं? क्या लगता है इस बजट में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा? और इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो जो सफाई कर्मी है वो क्या नए लिए जाएंगे, ठेके से कराया जाएगा, या किसी कंपनियों को ठेका दिया जाएगा, या जो जिन कंपनियों को पहले दिया जा चुका था, जिनको पहले भी उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था, शायद बताया जा रहा है कि उनको ही फिर वापस काम दे दिया, तो फिर उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप लोग कि ये जो जयपुर की सफाई व्यवस्था है उसको दुरुस्त कर पाएंगे? देखिए, डोर टू डोर कलेक्शन जो है वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है। उसके वर्क ऑर्डर जस्ट देने ही वाले हैं, जिसमें सिविल लाइन जोन और मानसरोवर जोन, दो जोन ऐसे हैं जहां पर कि ये काम बिल्कुल आखिरी प्रक्रिया पर है। देखिए, पहले भी कई बार डोर टू डोर कलेक्शन की, जैसे आपने कहा कि बातचीत हुई और स्टार्ट किया उसको वॉल सिटी से। होता क्या है, अपना वॉल सिटी एक ऐसा जगह है, वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव अगर हम कहें, सबसे ज्यादा जरूरत कहें, लाखों लोग वहां पर जाते हैं। और इसीलिए सबसे पहले अगर किसी चीज को इंप्लीमेंट कराना है तो शहरी क्षेत्र से, बाहर के एरिया से निकालना ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये डिसीजन अब की बार लिया गया। मानसरोवर से, सिविल लाइन से इसको स्टार्ट किया जाएगा और पूरे जयपुर शहर में इसको स्प्रेड किया जाएगा। जहां तक आपने कर्मचारियों की बात की, जब डोर टू डोर कलेक्शन स्टार्ट होगा तो सिर्फ रोड के सफाई के लिए, झाड़ू लगाने के लिए हमें जरूरत होगी सफाई कर्मचारियों की, और वो व्यवस्था अपने पास ऑलरेडी है। इसीलिए कोई एक्स्ट्रा सफाई कर्मचारी हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट मैं कहूं कि बहुत सारी विकास समितियां ऐसी हैं जो कि अभी भी डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है, उनके साथ भी कोऑर्डिनेट किया जाएगा और उनके साथ मिलकर के इस डोर टू डोर कलेक्शन वाले कंसेप्ट को अब की बार, मुझे पक्का निश्चित तौर पे ये अब की बार सक्सेसफुल होगा। राखी जी, पार्षदों को भी इसमें जिम्मेदारी सौंपी गई है कि पार्षद उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। अब तक क्या होता था कि जो इंस्पेक्टर होता था वो मॉनिटरिंग करता था, पार्षदों के हाथ में सीधी उनकी कमान नहीं होती थी। लेकिन पहली बार शायद इस बजट में रखा गया कि पार्षद उनकी मॉनिटरिंग करेंगे, जिस उसके वार्ड में जो सफाई कर्मी होंगे वो उनको रिपोर्ट करेंगे। तो शायद ये भी एक अच्छा डिसीजन है, मान सकते हैं आप, क्योंकि अब तक शिकायत लोग आपसे करते थे और काम नहीं होने पर आप लोगों के खिलाफ माहौल बनता था। और अब शायद क्योंकि अब कमान आप लोगों के हाथ में होगी तो आपको पता रहेगा कि कहाँ सफाई करवानी है, कैसे करवानी है। तो इस निर्णय को किस तरह लेती हैं आप? देखिए, क्या है, अब तक जो पार्षद पे जो आपने बात कही कि हमारे पास कंप्लेंट्स आती थी और उसको हम लोग उस कंप्लेंट्स को सॉर्ट आउट करते थे, अभी तक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जितनी भी यूनिट्स थी वो कई बार ऐसा था कि 3, 4, 5 वार्डों के बीच में एक यूनिट की व्यवस्था थी। लेकिन अब हर वार्ड के अंदर अगर एक यूनिट की व्यवस्था रहेगी
तो निश्चित तौर पे जितना भी कचरा होगा, जितने भी डिपोज हैं, मुझे अंदाजे 10 से 15 के बीच में एक डिपो जो है जनरली एक वार्ड के अंदर होते हैं, और उन पे अगर सफाई रहेगी तो पार्षद की भी जवाबदेही रहेगी, और उसके पास में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो नो डाउट एक वार्ड के अंदर सबसे ज्यादा जगह जिन्हें पहचानता है, कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां पे ज्यादा सफाई की जरूरत है, तो मुझे लगता है पार्षद को ही सबसे ज्यादा इस बात की जानकारी रहती है। और अगर निगम द्वारा उनको पूरा सिस्टम दिया जाएगा तो सफाई निश्चित तौर पे होगी। और खास बात यह भी कि जब आम लोग, हमारी जयपुर शहर की जनता देखेगी कि इस तरह से नगर निगम जी तोड़ मेहनत करके सफाई कर रहा है, तो उनका सहयोग भी निश्चित तौर पे हमारी शहरी प्रशासन को मिलेगा। कचरा स्टेशन बनाने की बात की गई है, क्या लगता है कचरा स्टेशन बनाने से कोई होगा, इसका निस्तारण सर, होगा? ये ट्रांसफर स्टेशन है, बेसिकली एक ऐसा पॉइंट, एक बिंदु कर दिया जाएगा जहां से कि कचरा जो है वहां से उठाया जाएगा। हो रहा क्या है, अभी जगह जगह छोटे छोटे कचरा डिपोज बन जाते हैं, जहां जगह मिलती है वहां पे लोग कचरा डालते हैं, और जैसा कहते हैं कि कचरा ही कचरे को अट्रैक्ट करता है, मैंने डाला, मुझे देख के किसी और ने डाला, और अगर सफाई रहेगी तो हमारी भी इच्छा नहीं होती कि हम वहां कचरा नहीं डालें। इसीलिए कचरा डिपोज को कम करने और कचरा को ट्रांसफर स्टेशन से हमारे जो डिपोज हैं उन तक पहुंचाने के लिए ये सुविधा की गई है, और पहली बार ऐसा जयपुर शहर में हो रहा है। अब वक्त एक ब्रेक का, मुद्दा है गृह में चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कभी मैं बांदी बनाई जाती थी, कभी मुझे पाँव की जूती समझा जाता था, कभी मुझे हाथ भर घूंघट में छिपना पड़ता था, मानो मेरे जीवन में हर तरफ था अंधियारा। लेकिन वक्त ने ली करवट, ज्ञान का फैला उजियारा, घर घर में फैली चेतना, बदली समाज की सोच, और मैं निकल आई घर की चौखट के बाहर रोशनी में, पहचानी अपनी ताकत, दिखाई अपनी शक्ति, और बन रही हूँ समाज में बराबर की हिस्सेदार। रोशनी, नारी शक्ति का उद्घोष। देखिए हर शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार दोपहर 2:30 बजे और सोमवार दोपहर 3 बजे। छोटी काशी से तीर्थराज पुष्कर, खुदा की बारगाह से गुरु नानक साहिब का दर, गिरिजा घर के फादर हों या अहिंसा का संदेश देते तीर्थंकर, यानी आराधना और इबादत की हर खबर अब एक नए अंदाज में। उपासना देखिए शनिवार दोपहर 3 बजे और रविवार शाम 7 बजे। चहकते हुए मन, खेलने की ख्वाहिश, कुछ नया करने की उमंग, सपनों का आकाश छूने की उड़ान दिखाता स्कूल टाइम, रविवार सुबह 10 बजे और शाम 6 बजे। राजस्थान की हर खबर पर पैनी नजर, देखिए A1 राजस्थान सुबह 9 बजे और रात 9 बजे। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं जेके सुपर सीमेंट। गुलाबी पर कोटे से लेकर मेट्रो में दौड़ लगाते जयपुर की हर खबर देखिए A1 जयपुर में सुबह 7:30, शाम 7:30 और सुबह 10 बजे। हर रविवार सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आपसे पूछा जाएगा मयूर संडे का सवाल। आपको शाम 4 बजे तक 9220 92200 पर SMS से भेजना होगा सही जवाब। सही जवाब भेजने वालों में से कंप्यूटर से चयनित 5 लोगों को मिलेगा मयूर शूटिंग्स की ओर से प्रीमियम सूट लेंथ का उपहार। तो देखना ना भूलें हर रविवार मयूर संडे का सवाल। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। हम बात करते हैं मुद्दा गृह में जयपुर की शहरी सरकार के बजट को लेकर। राखी जी, आपने जिस तरह कहा कि इस बार सफाई व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया गया है, ये पिछली
लंबे समय से इस समस्या का समाधान करने की बात चल रही है। अभी कुछ दिनों पहले महापौर अमेरिका भी जाके आए हैं। इससे पूर्व जो महापौर हुए हैं हर बार विदेश का दौरा करते हैं, हर बार एक लंबी चौड़ी फौज वहाँ जाती है, लेकिन क्योंकि जो विदेशों की टेक्निक है, वहाँ की जो लोगों की समझदारी है वो शायद ज़्यादा दुरुस्त है और वो टेक्निक हम यहाँ अपना नहीं पाते। कई बार मांग उठी है कि डूंगरपुर में जो सफाई व्यवस्था का जो ढांचा है वो काफ़ी सुदृढ़ है। खुद सीएम राजे ने कहा कि आप मुझे इसको पेरिस मत बनाइए, आप इसको डूंगरपुर ही बना दीजिए। तो जयपुर शहर के मेयर और जो यहाँ के जो अधिकारी हैं और आप पार्षद लोग हैं, क्यों नहीं एक बार डूंगरपुर का जाके मौका मुआयना करें, वहाँ देखें कि किस तरह से उन्होंने इस व्यवस्था को डेवलप किया है। डूंगरपुर एक हमारे राजस्थान का आदिवासी जिला माना जाता है। अगर वहाँ ये व्यवस्था इतनी अच्छी और बेहतरीन हो सकती है तो जयपुर में क्यों नहीं हो सकती? राखी जी, देखिए, आपने डूंगरपुर का एक एग्जाम्पल दिया, मैंने पढ़ा है उसके बारे में भी, और उसमें भी जो मुख्य मुद्दा है जिसकी वजह से डूंगरपुर सक्सेसफुल रहा, वहां पर अभी बहुत सफाई है, उसका कारण भी डोर टू डोर कलेक्शन ही है। एक हाथ गाड़ी आती है वहां पे जो हॉर्न बजाती है, घरों से कचरा वो इकट्ठा करती है। लेकिन लोग तैयार है, यहाँ भी सहयोग करने को लोग तैयार है, लेकिन आप लोगों को, नगर निगम प्रशासन को इसकी पहल करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह है, जैसा नीरज जी मैंने पहले बताया आपको कि अभी सिविल लाइन जोन में और मानसरोवर जोन में अगले माह में ही ये प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। और ये ऐसे कॉलोनीज है जहां मैंने बताया कि पहले से ये व्यवस्था चल रही है। कचरा एक्चुअली तभी रोड पर आएगा जब वो घरों से नहीं उठेगा। अगर घर घर से हम कचरा उठा लेंगे तो वो कचरा रोड पर आएगा नहीं, और सीधी सी बात है उससे जो हमारा शहर है वो साफ सुथरा रहेगा। और इसी प्लान पे डूंगरपुर चल रहा है। जहां तक आपने दौरों की बात करी, बाहर जाने की बात की, देखिए बाहर जाके कोई अच्छी चीज सीख के अगर हम आते हैं और हमारे अगर शहर में इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। इनफैक्ट आपने अमेरिका का एग्जाम्पल दिया, मैं कहती हूँ अमेरिका क्यों, आप हिंदुस्तान में जाइए। हैदराबाद जैसे सिटी के अंदर भी यूडी टैक्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग 700 से 800 करोड़ की वसूली वहां होती है। सूरत जैसे शहर में 1000 करोड़ से ऊपर की यूडी टैक्स की वसूली वहां पर होती है। लेकिन हमारे शहर में अभी एक ही बहुत मेजर प्रॉब्लम है, लोग देना नहीं चाहते हैं। और उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि उनको सुविधा अगर मिलेगी तो नो डाउट यूडी टैक्स जो है उसकी वसूली भी प्रॉपर तरीके से होगी। जी, आप वित्त समिति की चेयरमैन भी रही हैं, क्या कारण है कि जो लोग हैं हाउस टैक्स चुकाना नहीं चाहते? क्योंकि जब अगर निगम शक्ति बढ़तेगा तो लोग टैक्स भी चुकाएंगे, लेकिन लगता है कहीं न कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप इतना ज्यादा है कि अधिकारी काम नहीं कर पाते। नोटिस आप जो जरूर देते हैं, ढोल भी आप लोग बजवा देते हैं, लेकिन कार्रवाई करने के नाम पर ढाके पात रहते हैं। इसीलिए लोग टैक्स नहीं चुकाना चाहते हैं और जो निगम का जो राजस्व घाटा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो क्या इस बार के लिए कोई खास प्लानिंग की है ताकि निगम का जो राजस्व बढ़े और जो राजस्व घाटा है वो पूरा हो और जो आपके संसाधनों पर पैसा खर्च हो सके? देखिए, आपने शक्ति की बात की, एक्चुअली मैं शक्ति नहीं, मैं तो बात करूंगी विश्वास की। जब कभी भी अगर कोई सिस्टम आपको रिजल्ट्स देगा तो उस पर विश्वास रहेगा, और उस सिस्टम को चलाने के लिए पढ़े लिखे लोग शहर में रहते हैं, वो जानते हैं कि अगर कोई सिस्टम हमें मिल रहा है, कोई साफ सुथरा शहर हमें मिल रहा है तो उसकी कॉस्ट लगती है और उसके लिए वो पैसा देंगे। हमें शक्ति नहीं करनी, हमें जयपुर शहर के वासियों में विश्वास पैदा करना है कि स्थानीय प्रशासन जो है वो उनकी जो डेली प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करेगा, उनको खत्म करेगा, और उसके लिए उन्हें जो पैसा देना है वो देना होगा। तो इस विश्वास के साथ में हम लोग करना चाहते हैं, और जैसा मैंने आपको भी 2-3 कदम बताए, इन कदमों के साथ में हम उनका पहले विश्वास अर्जित करेंगे। और साथ ही देखिए क्या है, कहीं ना कहीं जब भी कोई नियम कानून बनता है थोड़ी बहुत उसमें कंपल्जन, थोड़ी बहुत उसमें सख्ती करनी पड़ती है, लेकिन वो सख्ती सिर्फ सख्ती नहीं, वो विश्वास के साथ होगी कि यूडी टैक्स जो है वो हम जमा कराएंगे, तभी हमारा शहर जो है वो साफ सुंदर रहेगा। राखी जी, बात आम आवाम की नहीं है, यहाँ पर सरकारी महकमों की भी है। कई सरकारी विभाग ऐसे जिन पर करोड़ों रुपया राजस्व बाकी है नगर निगम का, लेकिन सरकारी विभागों से भी पैसा नहीं आ रहा है। क्या इन विभागों पर पैसा दबाव बनाने के लिए निगम प्रशासन कोई ऐसा रखता है प्लान जिससे कि वो सरकारी विभागों का पैसा भी अगर आ जाएगा तो एक बार जो राजस्व घाटा है वो भी पूरा होगा और जो आपके संसाधनों में बढ़ोतरी होगी? क्योंकि बड़ी संख्या में कई विभाग ऐसे हैं जिन पर बड़ी मात्रा में राजस्व बाकी है, यूडी टैक्स बाकी है। बिल्कुल सही बात आपने नीरज जी कही ये बात। इनफैक्ट मैं बताऊं, आपकी जो हमारी मीटिंग हुई उसमें ये बात डिस्कस भी हुई थी कि जैसे पीएचडी है, वहां पे उनके अपने बिलों के अंदर, पानी के बिलों के अंदर 33% जो है वो सीवरेज टैक्स लेता है, लेकिन वो नगर निगम को मिलता नहीं। ऐसे जेडीए से, ऐसे हाउसिंग बोर्ड से हमारा कई पैसा है जो अटका हुआ है। इस बारे में एक सार्थक चर्चा अब की बार हमारी मीटिंग में हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार सरकार के हस्तक्षेप के साथ इन एजेंसी से हम लोग पैसा वसूलने में पूरी तरह कामयाब होंगे। ऐसे यूडी टैक्स की मैं बात करूं तो जो बिजली विभाग है उसमें बहुत बड़ा हमारा टैक्स जो है अभी बकाया है, उसके रीअसेसमेंट के लिए भी सरकार को लिखा जा चुका है। तो उनके हस्तक्षेप के साथ में इस अमाउंट को हम लोग वसूल अब की बार करेंगे, जिससे जो टारगेट्स बजट में दिए हुए हैं उनको हम लोग कंप्लीट कर सकें।
राखी जी, इस बार बजट में एक प्रावधान रखा आप लोगों ने कि यूडी टैक्स जो नहीं चुकाएगा उसकी सिविल लाइन बंद कर दी जाएगी, और उसको लेकर काफ़ी निंदा हो रही है और लोग इसको लेकर विरोध भी जता रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो निर्णय हुआ है ये कैसा ही है? क्योंकि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इस तरह के निर्णय नहीं लिए जाते कि उसका जो है सिविल लाइन चौक कर दिया जाए, उसकी कुछ और दूसरी सुविधाएं रोक दी जाए। लेकिन ये क्या जो निर्णय हुआ आप लोगों की सहमति से हुआ था इस तरह? देखिए, क्या इसमें हमारी जो प्री बोर्ड मीटिंग हुई तभी बिल्कुल बात आई थी, क्योंकि सख्ती देखिए नीरज जी थोड़ा बहुत हमें करनी होगी। उसके बिना एक बार लोगों का लाना एक क्योंकि बिना पैसे के कोई काम हो नहीं सकता। जैसा आपको मालूम है कि निगम की कंडीशंस किसी से छुपी भी नहीं है। उस अमाउंट को लाने के लिए थोड़ी बहुत सख्ती लोगों पर हमें करनी होगी। और इनफैक्ट मैं कहूं आपसे कि अगर हम लोग अवेयर हो जाएं, आप के चैनल के माध्यम से लोग अवेयर हो जाएं, तो ये सख्ती की जरूरत ही नहीं होगी। लोग अपने आप देखेंगे कि हाँ, यूडी टैक्स हमारा बनता है। इनफैक्ट अब की बार तो ऑनलाइन पेमेंट का भी कर दिया, सेल्फ असेसमेंट का भी है कि मैं ये जानती हूँ कि मेरा अगर क्षेत्र इतना बड़ा है तो मेरा कितना यूडी टैक्स बन रहा है, वो इवैल्यूएट करके और मैं फिर ऑनलाइन जमा करवा दूं। ये व्यवस्था भी नगर निगम ने कर दी। तो अगर लोगों में अवेयरनेस आएगी तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर हर जगह ऐसा ही होता है कि जहां पे टैक्स नहीं अगर पे किया जाता है उसका कुछ ना कुछ जुर्माना रखा जाता है, उसी तौर पे ये जुर्माने के तौर पे रखा गया। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को जब अवेयरनेस आएगी इस बात के लिए कि हमें यूडी टैक्स चुकाना है, वो विश्वास आए। जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि सख्ती नहीं, हमें विश्वास चाहिए। लोग विश्वास करेंगे तो स्वतः ही ये यूडी टैक्स जमा होगा। एक प्रक्रिया है जिसे कि नगर निगम ने अपनाया है। राखी जी, लेकिन ये सिविल लाइन चौक करने की बात जो कही गई है, इसको लेकर तो कोर्ट ने भी प्रसंज्ञान लिया है और उन्होंने कहा कि इस तरह की जो मूलभूत सुविधा है उसको निगम को नहीं रोकना चाहिए और कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस पर पुनर्चर्चा करेंगे और शायद इस पर कुछ संशोधन करेंगे। राखी जी, स्मार्ट सिटी को लेकर लंबे समय से चर्चा थी, लेकिन स्मार्ट सिटी को लेकर इस बजट में मात्र 20 करोड़ रुपया रखा गया है। क्या लगता है ये पर्याप्त है और इस 20 करोड़ से ऐसा कैसा स्मार्ट शहर बना देंगे आप लोग? देखिए, क्या 20 करोड़, ये जो आपने स्मार्ट सिटी की बात बताई, इसमें जो टोटल अमाउंट होगा उसका 20% ही नगर निगम को देना है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अमाउंट तो आप लोगों ने गुमराह करने का प्रयास किया एक तरह से। आप इसमें पूरा सीधा बता सकते थे कि 80%, 60% केंद्र सरकार देगी, 30% राज्य सरकार देगी और 20% इसमें जो है अपने को नगर निगम देगा। स्मार्ट सिटी का जब आपको मालूम होगा, तीसरे नंबर पे जयपुर तीसरे पायदान पर आया था स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में, तब सबको ये बात मालूम है कि 80% अमाउंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा, लेकिन नोडल एजेंसी नगर निगम रहेगी। वहां से काम जो है वो नगर निगम के थ्रू ही होगा। अमाउंट वहां से आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली चाहे किसी भी गवर्नमेंट का पैसा हो, अल्टीमेटली लोगों की सुविधा के लिए जो काम कर रही है एजेंसी, वो ये कहेगी बात कि हम लोग ये करवाएंगे। हाँ, मुद्दा में चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राजस्थान के 8 बड़े शहरों की हर हलचल देखिए 8 बजे 8 शहर, रोजाना सुबह 8 बजे और रात 8 बजे। राम राम साहब। कृषि जगत को समर्पित इस कार्यक्रम में हम उठाएंगे कृषि से संबंधित ज्वलंत मुद्दे, जिन पर होगी कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा परिचर्चा। किसान भाई जो भी तकनीकी इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले एक बार जानकारी हासिल करके उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। तो देखना ना भूलें राम राम साहब, शनिवार शाम 6:30 बजे, सोमवार सुबह 6:30 बजे और गुरुवार दोपहर 3 बजे। प्रदेश के कस्बों और ढाणी की हर हलचल, हर खबर, नगर नगर डगर डगर, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे और मंगलवार से शनिवार सुबह 7 बजे। कला, संस्कृति, गीत संगीत, नृत्य और कविताओं जैसे कई रंगों से सजा इंद्रधनुष देखिए शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार रात 10:30 बजे। क्या आप बीमारी से परेशान हैं? क्या आपको है सही इलाज की तलाश? नहीं मिल पा रहा है दर्द से आराम? हम लाएंगे आपके घर तक A1 टीवी का नया और अनूठा कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, शनिवार और रविवार शाम 5:30 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। हम बात कर रहे थे शहरी सरकार के बजट को लेकर। राखी जी बिल्कुल सफाई व्यवस्था को लेकर बात कर रहे थे। इसके साथ साथ इस बार बजट में क्या खास है जिससे कि क्योंकि वसुंधरा जी का सपना है जयपुर नीट एंड क्लीन बने और उन्होंने शायद परिवर्तन भी इसीलिए किया था महापौर के पद पर, और
अभी तक ऐसा कोई बदलाव देखा नहीं गया, लेकिन अब बजट आ गया है और अब आपके पास समय भी 2 साल का बचा है। ऐसे में और क्या ऐसी खास बात रही इस बजट की जिससे आपको लगता है कि इस जयपुर की जो कायाकल्प होने वाला है? नीरज जी, अभी तक हमने सफाई व्यवस्था की बात की, लेकिन एक और मुद्दा है जिससे जयपुर शहर की जनता जो है वो सीधे जुड़ी हुई है, जैसा विकास का मुद्दा। यानी हमें रोड की भी जरूरत है, हमें गार्डन्स को डेवलप करने की भी जरूरत है, हमें सीवरेज लाइन भी डालने की जरूरत है। पहली बार आप लोगों ने गार्डन्स को इसमें जीर्णोद्धार करने की बात कही है, गार्डन्स में जिम खोलने की बात कही है, योगशालाएं खोलने की बात की गई है। बिल्कुल उसी तो मुद्दे पे मैं आ लेकिन रही थी। अधिकांश वार्डों में तो जो गार्डन्स है उन पे स्थानीय लोगों के कब्जे हैं और वो कब्जे सालों से हैं, जिन पर शायद लगता है निगम का और जीडीए का अभी तक ध्यान नहीं गया। तो क्या प्रायोरिटी रहेगी उन? बिल्कुल, उन गार्डन्स की जैसे आप बात कर रहे हैं उनकी भी एक सूची बना करके उसमें हम लोग इस कोशिश करेंगे कि उन गार्डन्स को जो भी उसमें लीगल कोई अगर पहलू है उसके हिसाब से, या अगर किसी का अतिक्रमण है तो उसे हटाया जाएगा। इनफैक्ट मैं बात कर रही थी कि सड़क के लिए, नाली के लिए, सिवरेज के लिए, लाइट्स के लिए अलग अलग प्रोविजन अब की बार रखा गया है। हर बार ऐसा होता था कि एक लमसम बजट हम लोग रखते थे, लेकिन अब की बार हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को देखते हुए किस तरह से ज्योग्राफिकली सारे के सारे वार्ड्स हैं, यानी अगर आउटर वार्ड है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर वार्ड अलग है। हम 91 वार्ड्स की बात करते हैं, लेकिन एक ही पहलू में सारे के सारे 91 वार्ड्स को नहीं कर सकते। जो शहरी वार्ड है उसकी रिक्वायरमेंट अलग है और जो आउटर वार्ड है उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो हर एक वार्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग अमाउंट जो है वो इस बजट के अंदर दिया गया है। सड़कों के लिए अलग से निश्चित तौर पे 1-1 करोड़ के लगभग का अमाउंट जो है वो हर वार्ड के अंदर दिया गया है। ऐसे गार्डन डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। और जैसा हम अभी बात कर रहे थे, एक जिम के स्टार्ट करने की भी बात है, जिसमें हर जोन के अंदर 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही नीरज जी, एक बात और कहना चाहूंगी कि अब तक नगर निगम के कुल 8 जोन हुआ करते थे, लेकिन इस बजट के अंदर हम लोगों ने उसे 8 की जगह 15 करने का निश्चय किया है, जिससे कि लोगों को नगर निगम से संबंधित जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जो जोन ऑफिस में आना होता है वो सुविधा भी लोगों को हम पहुंचा सकें। क्योंकि अब जयपुर शहर बहुत बड़ा हो चुका है और काफी दूर से लोगों को ट्रैवल करके और उस जोन ऑफिस तक आना पड़ता है। तो जब स्थानीय सरकार की जो बात करते हैं उस आत्मा में हम जाना चाहते हैं कि स्थानीय मतलब हमारे नजदीक, और उसी तरह से 8 जोन को हमने 15 जोनों में डिवाइड किया है। वाकई में बहुत ही सराहनीय फैसला है कि 8 जोन को 15 जोन में किया गया, क्योंकि जैसे जैसे विकेंद्रीकरण होगा तो उससे विकास भी उतना ही होगा। लेकिन एक आरोप विपक्ष हमेशा लगाता रहता है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। कांग्रेसी जो वार्ड है उनमें सफाई कर्मी नियमित नहीं भेजे जाते हैं, उनके साथ जो बजट है वो भी पूरा आवंटित नहीं होता है। और इसी के चलते उन्होंने अभी जो बजट आपका पेश हुआ उससे पहले निगम मुख्यालय के ऊपर धरना दिया, काली पट्टियां बांधी, विरोध जताया और यहाँ तक कि भावपुर पर उन्होंने धमकाने तक का आरोप लगाया। क्या वाकई में जो इस बार जो बजट आया है वो सभी वार्डों में खर्च होगा या सिर्फ वो वहाँ भी कुछ इस तरह ही रहेगा कि वो बीजेपी या कांग्रेस का कुछ देखा जाएगा? देखिए, विपक्ष का काम है अपना काम करना, लेकिन अगर आप आंकड़ों पे जाएंगे तो उतना ही काम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के वार्ड में हुआ है जितना कि कांग्रेस में हुआ है। क्योंकि जनता तो हमारी ही है, चाहे वो कांग्रेस के पार्षद हो वहां पर, चाहे भारतीय जनता का पार्षद हो। और मेयर तो फिर पूरे जयपुर का होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है। और इनफैक्ट अगर मैं कहूं आपसे कि आपने बजट भाषण अगर पढ़ा हो, देखा होगा अगर हमारे मेयर साहब का, तो उन्होंने प्रत्येक वार्ड में बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि जो 64 वार्ड भारतीय जनता पार्टी के हैं उसमें कुछ हम ज्यादा काम कराएंगे, उसमें कम काम कराएंगे। और अगर विपक्ष कोई ऐसी बात करता है तो मैं चैलेंज करती हूँ, फिगर्स पे आइए। अगर फिगर्स पे रहेंगे तो आप देखेंगे कि जितना काम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के वार्ड में हुआ है उतना ही काम बाकी विपक्ष के या निर्दलीय पार्षदों के वार्ड में हुआ है। इनफैक्ट मैं बताऊं आपको कि जेडीए ने सबसे ज्यादा काम उन्हीं के वार्डों में किया होगा, क्योंकि आउटर वार्ड। वक्त की कमी के चलते मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुद्दा गरम में आज के लिए बस इतना।